नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं के.आर. जानी अपने बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु को लेकर। देखो, राजस्थान की जलवायु में अपने जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जलवायु, इसमें पहले जो आपने पढ़ा राजस्थान की जलवायु को लेके 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज जो अपनी क्लास है ऋतुएं, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अपने इसका वर्गीकरण। ऋतुओं में मैं 2 ऋतुओं की बात कर चुका हूं। एक तो ग्रीष्म ऋतु, दूसरा था अपना वर्षा ऋतु। ये मध्य मार्च से जून तक और ये मध्य जून से सितंबर तक, ठीक है। इस वर्षा ऋतु की टाइमिंग पूछी जाती है तो जून से सितंबर ध्यान में रखना। इस वर्षा ऋतु की बात चल रही थी। वर्षा ऋतु के अंदर अपने पढ़ा था जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है वो किस रूप में आता है। राजस्थान में 2 शाखाओं के द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। पहली जो शाखा थी उसकी चर्चा कर रहे थे अपनी अरब सागर की शाखा, ठीक है। तो देखो साथियों, अरब सागर की जो शाखा है वो राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती हैं। यदि अपनी दोनों शाखाओं का तुलनात्मक अध्ययन करें, इससे पहले थोड़ा सा मैप के द्वारा मैं बता देता हूं आपको। इस तरह से ये इंडिया का मैप है। ये अपना इंडिया है, ठीक है। इस तरह से ये अपना इंडिया है, ठीक है। यहां पर है राजस्थान, ये है राजस्थान। मैंने आपको बताया था दक्षिणी पश्चिमी मानसून कैसे आता है। इसके बाद अपनी चर्चा कर रहे थे दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहां पर है अरब सागर। जब ये अरब सागर को क्रॉस करता है तो ये जाना जाता है अरब सागर की शाखा के नाम से। यहां पर है बंगाल की खाड़ी। जब ये बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करता है तो ये जाना जाता है बंगाल की खाड़ी के नाम से, ठीक है। तो पहले अपने अरब सागर की बात कर रहे थे। अरब सागर यहां पे राजस्थान में है अरावली पर्वतमाला, यानी पूरे भारत में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फैली हुई है अरावली पर्वतमाला और मुख्य भाग इसका राजस्थान में आता है। तो अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में देखें तो अरब सागर की शाखा देखो यहाँ पे 3 शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। पहली शाखा यहाँ पे केरल से टकराती है, पहली शाखा। दूसरी शाखा महाराष्ट्र से टकराती है और तीसरी शाखा जो गुजरात से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती हैं और इस अरावली के समानांतर निकल जाती हैं। बात भी की थी कि अरब सागर की जो शाखा है वो राजस्थान में किस भाग में वर्षा करती है, तो इस दक्षिणी भाग में वर्षा करती है राजस्थान की। क्यों करती है इसकी यदि अपनी बात करें तो मैंने आपको बताया था अरावली जो पर्वतमाला है वो दक्षिण में, इसकी ऊंचाई अधिक है और तो ऊंचाई अधिक होने की वजह से यहाँ पे ये पर्वतमाला, ये जो हवाएं हैं टकराकर और सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन जिलों में वर्षा करती हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है अरब सागर को लेके, पहला क्वेश्चन तो अपना ये रहता है भी लगभग कितने प्रतिशत बारिश करती है। तो ये अरब सागर की शाखा राजस्थान में 10% बारिश करती है, 10% वर्षा करती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है भी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो किस दिशा से आता है और किस दिशा में जाता है। तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाता है। अरब सागर की दिशा क्या रहती है, अरब सागर शाखा की दिशा क्या रहती है, तो वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है, ठीक है। तीसरी बात यदि मैं करूं तो ये जो अरब सागर की जो शाखा है ये राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता लेके आती है। यहां पे लिख रहा हूं अरब सागर, ठीक है। दूसरी तरफ लिख रहा हूं बंगाल की खाड़ी। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे राजस्थान को लेके भी किस तरह से इनका रोल रहता है।
थोड़ा सा पहले बंगाल की खाड़ी का बता देता हूँ। ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे एक पर्वत फैला हुआ है अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत, जो म्यांमार को भारत से अलग करता है। और यहाँ पे उत्तर में, उत्तर पूर्वी जो भाग हैं, यहाँ पे है अपना हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है। और ये मेघालय है, यहाँ पे इस मेघालय में पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी, जयंतियाँ। ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इस भाग से टकराकर और अपनी दिशा इस तरफ कर लेती हैं, इस तरफ। क्यों करती हैं? इसका कारण ये रहता है बे इस टाइम ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान पेशावर वाला जो एरिया है, यहाँ पे न्यून वायुदाब ज़्यादा पाया जाता है और इस भाग में उच्च वायुदाब रहता है। तो ये उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर आकर्षित हो जाती हैं, तो इसने अपनी दिशा इस तरह से कर ली। यहाँ पे एक फैला हुआ है पठार, जिसे बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये है झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य में। इस पठार से टकरा के ये शाखा दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक भाग इसका ये और दूसरा भाग इसका ये, इस तरह से। अब ये जो भाग है ये राजस्थान में प्रवेश करता है, और कहाँ प्रवेश करता है? सर्वप्रथम राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की शाखा प्रवेश करती है। यदि आपसे जिला पूछा जाए तो कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला है, ठीक है। और भौतिक प्रदेश कौन सा रहता है? दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। अब यदि दोनों की बात करें, देखो बंगाल की खाड़ी की शाखा इस तरफ से आती है, अरब सागर की शाखा इस तरफ से जाती है, ठीक है। तो यदि दोनों का तुलनात्मक अपने अध्ययन करें तो अरब सागर की जो शाखा है इससे राजस्थान में 10% बारिश होती है, 10%, और इससे होती है 90%, ठीक है। इससे राजस्थान में जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग यहीं पे वर्षा होती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा से लगभग पूर्णतः राजस्थान में वर्षा होती है, पूर्णतः, यानी पूरे राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है, ठीक है। अरब सागर की जो शाखा है इसका कोई वृष्टि सहायक प्रदेश नहीं है राजस्थान में। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इसका वृष्टि सहायक प्रदेश है, वृष्टि सहायक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल। क्यों है? तो देखो ये है अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत की इस तरफ फैला हुआ है पश्चिमी मरुस्थल। जब ये बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ से प्रवेश करके इस अरावली पर्वत से टकराती हैं तो ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और इस भाग में वर्षा करती हैं, ठीक है। यानी ये पर्वत है कोई, जब यहाँ से हवा टकराएगी तो ऊपर उठेगी टकराकर, तो इस भाग में संघनन की क्रिया से वर्षा होगी, और इससे ऊपर जो दूसरी तरफ पर्वत का भाग है ये कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। क्यों कहलाता है? भी जब ये हवाएं पर्वत को क्रॉस करके इस भाग में आती हैं, नीचे की तरफ उतरती हैं, तो यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है और यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती, ठीक है, नाम मात्र की वर्षा होती है, इसलिए इसे बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। और बंगाल की खाड़ी की शाखा का राजस्थान में जो वृष्टि छाया प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थल। वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा हो गया? पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो अरब सागर की जो शाखा है राजस्थान में सर्वप्रथम कहां प्रवेश करती हैं? तो वो करती हैं बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो राजस्थान में कहां प्रवेश करती हैं? तो वो करती हैं झालावाड़ में, ठीक है, झालावाड़ में। यदि अपने को पूछें भी दक्षिणी पश्चिम मानसून जो है राजस्थान में कहां से प्रवेश करता है, तो भी अपना आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा। यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून यदि अपने से पूछें भी राजस्थान में कहां प्रवेश करता है तो रहता है बांसवाड़ा। और अरब सागर की जो शाखा है वो कहां प्रवेश करती है? बांसवाड़ा में। अब यदि अपनी बात करें भी सर्वप्रथम राजस्थान में कौन सी शाखा प्रवेश करती है, तो अरब सागर की शाखा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं,
इसके बाद यदि मैं बात करूं तो देखो सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में किस शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा। दोनों शाखाओं का मिलन स्थल कौन सा है, दोनों शाखाएं जहां पे मिलती है तो वो जिला रहता है बांसवाड़ा। जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। ठीक है, क्योंकि दक्षिणी जो राजस्थान है अरब सागर की शाखा इस तरफ से आती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा इस तरफ से आती है, बांसवाड़ा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया अभी अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा की जो दिशा है वो क्या रहती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और बंगाल की खाड़ी की जो दिशा है वो क्या रहती है, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इसी के अनुरूप क्वेश्चन पूछा जाता है भी राजस्थान में जो वर्षा की मात्रा है, एक तो वर्षा की मात्रा को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है भी जो मानसून है उसकी दिशा, मानसून की दिशा को लेके और एक मात्रा को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दिशा का मैंने आपको बता दिया भी अरब सागर की शाखा की जो दिशा रहती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो दिशा रहती है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम रहती है, इस तरह से बढ़ती है शाखा। ठीक है, इसके बाद यदि मैं मात्रा की बात करूं भाई पूरे राजस्थान में वर्षा की जो मात्रा है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ती चली जाती है, तो वो मात्रा बढ़ती चली जाती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये थी आपकी अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। इस बंगाल की खाड़ी की शाखा को पूर्वैया नाम से जानते हैं, पूर्वैया। ठीक है, क्योंकि ये पूर्व दिशा से प्रवेश करती हैं तो पूर्वैया नाम से इसे जानते हैं। ये दोनों शाखाएं थी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा। इसके बाद अपनी बात करते हैं जो ऋतु आती हैं वो रहती हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु, तो देखो शरद ऋतु की जो टाइमिंग है वो क्या है, ये शीत ऋतु का पार्ट माना जाता है राजस्थान में, और शीत ऋतु की जो टाइमिंग मैंने आपको बताई थी वो बताई थी अक्टूबर से फरवरी तक, अक्टूबर से फरवरी तक। बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु, इसकी टाइमिंग रहती है अक्टूबर से फरवरी तक। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा था, एक था शरद ऋतु, इसकी टाइमिंग है अक्टूबर से नवंबर, या इसे बोलते हैं मानसून प्रत्यावर्तन काल, मानसून प्रत्यावर्तन काल। दूसरा मुख्य जो शीत ऋतु है इसकी टाइमिंग रहती है दिसंबर से फरवरी तक। ठीक है, ये था। तो देखो पहले बात करते हैं शरद ऋतु को लेकर। शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर, यानी अपने दीपावली के आसपास का जो टाइम होता है उस टाइम की बात कर रहा है ये। मानसून प्रत्यावर्तन काल, यानी मानसून वापस कब मुड़ जाता है, तो यदि मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो मानसून की फिक्स डेट रहती है 1 सितंबर को मानसून वापस मुड़ जाता है। यदि अपनी बात करें देखें इस तरह से, ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। ठीक है, तो मानसून प्रत्यावर्तन भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो 1 सितंबर को मानसून वापस मुड़ जाता है। ठीक है, इस टाइम जो हवा की दिशा रहती है, हवा की दिशा वो रहती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसे मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है अक्टूबर नवंबर, और ये दीपावली के आसपास का टाइम है तो इसे गुलाबी सर्दी के नाम से भी जाना जाता है।
गुलाबी सर्दी। देखो क्या है गुलाबी सर्दी भी, इस टाइम क्या कंडीशन रहती है अपने राजस्थान में? कंडीशन ये रहती है जो अक्टूबर नवंबर का महीना जो होता है, यहाँ पर दिन में गर्मी ज़्यादा, दिन में गर्मी ज़्यादा और रात्रि को सर्दी का एहसास होता है, सर्दी का एहसास। यानी दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात्रि के समय यहाँ पे सर्दी रहती है। तो देखो सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक सर्दी जो तापांतर वाला जो महीना रहता है वो रहता है अक्टूबर नवंबर। सर्वाधिक तापांतर, सर्वाधिक तापांतर यानी जो ताप का अंतर, सर्वाधिक गर्मी और सर्दी का जो अंतर है, तापांतर वाला महीना कौन सा रहता है? महीना, ये महीना रहता है अक्टूबर और नवंबर। यहां से ये पूछा जाए भी न्यूनतम तापांतर वाला महीना कौन सा है? न्यूनतम तापांतर वाला महीना कौन सा है? तो अपना आंसर होगा जुलाई अगस्त। ठीक है, क्यों रहता है बे? इस टाइम मानसून का जो टाइम होता है राजस्थान में और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का टाइम होता है, तो यहाँ पे आर्द्रता पाई जाती है। आर्द्रता की वजह से यहाँ पे तापमान, दिन और रात का जो तापमान है लगभग समान रहता है। ठीक है, यहीं से अपना क्वेश्चन एक और पूछा जाता है भी राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना, तो ये महीना रहता है अगस्त। कौन सा महीना है? अगस्त। अगर ये अपने से पूछे भी न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना कौन सा है? न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना कौन सा है? तो वो महीना रहता है अप्रैल। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन बताइए मैंने आपको। सर्वाधिक तापांतर वाला महीना अक्टूबर नवंबर, न्यूनतम तापांतर वाला महीना जुलाई अगस्त, सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना मुख्य रूप से अगस्त रहता है, न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल रहता है। ठीक है, शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम जो सूर्य है वो दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है और अपने उत्तरी भारत के अंदर सर्दी का समय शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो तापमान है वो न्यून हो जाता है, तापमान न्यून हो जाता है तो वायुदाब उच्च हो जाता है। इसकी अपेक्षा दक्षिण में वायुदाब न्यून पाया जाता है, तापमान उच्च रहता है, क्योंकि सूर्य का दक्षिणी जो गोलार्ध है उसकी तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर हवाएं बहती हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जाना जाता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये था अपना शरद ऋतु। मानसून प्रत्यावर्तन को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे भी मानसून प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है? तो अक्टूबर नवंबर है। ठीक है, सर्वाधिक तापांतर वाला महीना कौन सा है? तो यही है अक्टूबर नवंबर। न्यूनतम तापांतर वाला महीना कौन सा है? तो जुलाई अगस्त है। कारण यहाँ पे क्या रहता है? आर्द्रता रहती है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा है? तो अगस्त है। न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना कौन सा है? तो अप्रैल है। ये थी शरद ऋतु। इसके बाद अपने बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु की टाइमिंग क्या है? दिसंबर से फरवरी तक। ठीक है, शीत ऋतु की टाइमिंग है दिसंबर से फरवरी। शीत ऋतु टाइमिंग रहती है दिसंबर से फरवरी तक। ठीक है, पहले बात करते हैं भी शीत ऋतु के अंदर हवाओं की दिशा। तो ये हवा रहती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। किस तरह से? तो देखो ये अपना भारत है, इस तरह से भारत अपना। ठीक है, और यहाँ पे हैं
हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है। इसके बाद के दक्षिण से गुजरती हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश, ठीक है। और मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। इस समय महीना है दिसंबर का, फरवरी का। इसके दक्षिण में एक रेखा गुजरती है जिसे जाना जाता है मकर रेखा के नाम से, मकर रेखा के नाम से। थोड़ा सा इस तरफ बता देता हूँ। ये पूरी पृथ्वी है, इसके मध्य भाग से 0 डिग्री अक्षांश जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। दक्षिण में है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। इसके उत्तर में है कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया टाइम है दिसंबर का, और देखो 21 जून को सूर्य यहाँ पे होता है। इसके बाद में 21 मार्च की यदि बात करूँ या 23 सितंबर की बात करूँ तो सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है, और 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है? मकर रेखा पर होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे होता है। यानी इस समय दक्षिणी गोलार्ध के अंदर गर्मी होती है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। तो उत्तरी गोलार्ध के जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे अपना भारत यहाँ पे है, यहाँ पे तो उत्तरी भाग है, यहाँ पे सर्वाधिक न्यून तापमान, ठीक है। और न्यून तापमान है तो उच्च वायुदाब है, और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है बर्खोयांश, बर्खोयांश रूस का स्थान है। ये विश्व में सर्वाधिक ठंडा स्थान है। तो यहाँ से इस टाइम में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर यहाँ पे न्यून वायुदाब होता है और तापमान उच्च होता है, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर तापमान कम होता है, उच्च वायुदाब होता है। तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। तो हवाएं इस तरह से चलती हैं, ठीक है, इस तरह से हवाएं चलती हैं। और ये विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बर्खोयांश, यहाँ से शीत लहर चलती है इस तरह से उत्तर पूर्व, ठीक है। तो इन हवाओं से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जो हवाएं चलती है शीतकाल में, इन हवाओं से राजस्थान में वर्षा नहीं होती, क्योंकि ये हवाएं सतल भाग से गुजर के आती हैं। हालांकि उत्तर पूर्वी जो मानसून है, इससे भारत में तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है, तमिलनाडु राज्य में। और क्वेश्चन पूछा जाता है भी उत्तर पूर्वी जो हवाएं हैं राज्य में कहाँ वर्षा करती है भारत में, तो तमिलनाडु राज्य में वर्षा करती है, ठीक है। तो हवाओं की दिशा क्या रहती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। बर्खोयांश हिमालय को क्रॉस करके इस तरह से हवाएं चलती है, ये स्थल भाग से गुजर के आती है। तो राजस्थान अपना यहाँ पे है, तो इस भाग में वर्षा नहीं कर पाती, सीधी ये हवाएं गुजर जाती हैं, ठीक है। और ये हवाएं शीत व शुष्क होती हैं। शुष्क क्यों होती हैं? भी स्थल भाग से गुजर के आती हैं। इसके बाद यदि मैं शीतकाल की बात करूं तो शीतकाल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के संदर्भ में माउट को लेके। माउट क्या है? ठीक है, माउट। तो देखो इसकी यदि मैं चर्चा करूं तो जो शीतकाल में राजस्थान में जो वर्षा होती है, शीतकाल में राजस्थान में जो चक्रवातीय वर्षा है, चक्रवातीय वर्षा, इसे बोलते हैं माउट, ठीक है। इसे ही बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, इसे बोलते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवात, और इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसकी यदि मैं बात करूं तो देखो पूरे वर्ल्ड का यदि अपने मैप देखें क्या कंडीशन रहती हैं। यहां पे है ये है अपना अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। यहां पे
इस तरह से ये भारत, ठीक है। यहां पर है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है। और यहां पड़ता है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। इससे पहले थोड़ा बता देता हूं, एक शब्द आता है जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं हैं जो धरातल से 8 से 16 किलोमीटर के मध्य हमेशा चलती रहती है, ये हवाएं, जेट स्ट्रीम, ठीक है। अब देखो भूमध्य सागर में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की जो उत्पत्ति होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यहां पे चक्रवात बनते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। जब यहां से ये चक्रवात ऊपर की तरफ उठते हैं तो इन हवाओं के संपर्क में आ जाता है, ये हवाएं इस तरह से बहती हैं। इन हवाओं के संपर्क में आने से इनकी दिशा इस तरह से हो जाती है, और जब ये कैस्पियन सागर से निकलते हैं तो यहां से आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं, और आगे चलकर ये जेट स्ट्रीम जो हवाएं हैं, यहां पे भारत के ऊपर में पड़ता है पामीर का पठार, पामीर का पठार जिसे बोलते हैं दुनिया की छत। इस पामीर के पठार से टकरा के ये हवा दो रूपों में हो जाती है, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ। जो ये दक्षिण की तरफ जो शाखा है, ये भारत के हिमालय पर्वत के समानांतर, और पंजाब हरियाणा जो ये राज्य हैं, यहाँ पर वर्षा करती हैं, ठीक है। कहाँ से उठे थे? भूमध्य सागरीय चक्रवात थे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात थे। ये यहाँ से उठकर जेट स्ट्रीम के प्रभाव से अपनी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर कर लेते हैं, और कैस्पियन सागर से जब ये निकलते हैं तो यहाँ से आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। आगे पामीर के पठार के द्वारा इन्हें दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जो दक्षिणी शाखा है वो भारत में प्रवेश करती हैं, और इस टाइम भारत में शीतकाल का जो टाइम होता है, और शीतकाल के टाइम में जेट स्ट्रीम का जो प्रभाव है भारत में लगभग 16 या 20 डिग्री के आसपास, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास आ जाता है जेट स्ट्रीम का प्रभाव। इस जेट स्ट्रीम का प्रभाव शीतकाल में भारत में रहता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास में, ग्रीष्म काल में ये उत्तर की तरफ खिसक जाता है, ठीक है। तो इस टाइम, ये टाइम होता है शीतकाल का भारत में। तो ये यहाँ पे जो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे वर्षा करता है, ये चक्रवात यहाँ पे वर्षा करता है। इसे ही राजस्थान में माउट कहा जाता है, राजस्थान में माउट कहते हैं। और पंजाब हरियाणा जो राज्य हैं, यहाँ पर कहा जाता है इसे पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। और इसे ही भूमध्य सागर से उठने के कारण भूमध्य सागरीय चक्रवात बोलते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात, ठीक है। इसे ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। और इन्हें ही सुनहरी बूंदों के नाम से जाना जाता है, सुनहरी बूंदें यानी गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स। ये जो सुनहरी बूंदें हैं क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो माउट है, ये इस समय भारत में रबी फसल का टाइम होता है, इस रबी फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है, रबी फसल के लिए। यहाँ पे इस रबी फसल में इस टाइम सरसों जो होती है उसके फूल खिलते हैं, गेहूं जो होता है वो अपने अंतिम चरण में होता है। इनको लेके जो इनके फूल हैं, इनको लेके तुलना की जाती है, भी इन्हें सुनहरी बूंदों के नाम से जाना जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। ये है माउट, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जो शीतकाल में उत्पन्न होते हैं। ये थी अपनी ऋतुएं, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन रहते हैं जलवायु से, वर्गीकरण अपने आगे करेंगे। राजस्थान में पूछा जाता है भी सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो जिला रहता है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रहता है झालावाड़, झालावाड़, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो स्थान रहता है
माउंट आबू। ठीक है। सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा वाला जिला, न्यूनतम वर्षा वाला जिला रहता है जैसलमेर। ठीक है। तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान यदि पूछें तो स्थान रहता है फलौदी। ये जैसलमेर का ही है, जैसलमेर, फलौदी। ठीक है। तापांतर की बात अपने कर चुके हैं। सर्वाधिक गर्म जो जिला है वो चूरू है, सर्वाधिक ठंडा जो जिला है वो भी चूरू है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू का पाया जाता है और न्यूनतम वार्षिक जो तापांतर है वो बांसवाड़ा का रहता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर का रहता है और न्यूनतम दैनिक तापांतर डूंगरपुर जिले का रहता है। ये क्वेश्चन थे। कल अपने पढ़ेंगे राजस्थान का जलवायु का वर्गीकरण। पहले भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है, इसके बाद चर्चा करेंगे कोपेन के वर्गीकरण की, इसके बाद चर्चा करेंगे थानथवेट के वर्गीकरण की। ठीक है। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।